नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय नीदरलैंड यात्रा में दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया। पहले दिन शनिवार को दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को नई गति देते हुए बड़ा समझौता सेमीकंडक्टर से जुड़ा है। कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी और फ्यूचर टेक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर दोनों देशों ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। भारत नीदरलैंड संबंधों और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण समझौते से सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण के क्षेत्र में कैसे बढ़ेगी भारत की ताकत, इस पर करेंगे विशेषज्ञों से चर्चा। साथ ही प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर में नीदरलैंड का अफस्लॉकडेक डैम जाएंगे, जो दुनिया के सबसे एडवांस फ्लड कंट्रोल सिस्टम में गिना जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 देशों की यात्रा में स्वीडन के लिए भी आज रवाना होंगे। तो जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक लेके आएंगे। प्रधानमंत्री के दूसरे दिन का दौरा नीदरलैंड से जुड़ी खबरें भी होंगी, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं कि 2 दिन के इस दौरे में किस तरह से भारत और नीदरलैंड के संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के दौरे के दूसरे दिन अपने डच समकक्ष रॉब जेटन के साथ आज अफस्लॉकडेक डैम का दौरा करेंगे। 32 किलोमीटर लंबा ये बांध नीदरलैंड को उत्तरी सागर से सुरक्षित रखता है, मीठे पानी का भंडार तैयार करता है और अब नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्र के रूप में भी काम कर रहा है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ मत्स्य पालन और उन्नत जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के नीदरलैंड दौरे पे हैं, जिसमें पहले दिन दोनों ही देशों ने अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया। साथ ही तमाम अहम समझौते हुए हैं, जिसमें बड़े समझौतों में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ा समझौता हुआ है और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री अफस्लॉकडेक डैम का एक तरह से निरीक्षण करेंगे और इस डैम की विशेषता बहुत है। अगर हम आपको बताएं कि नीदरलैंड का अफस्लॉक डैम जो है, ये मानव इंजीनियरिंग और जल प्रबंधन का एक अद्भुत नमूना है और इंजीनियरिंग और निर्माण का चमत्कार है। लगभग 32 किलोमीटर लंबा और 90 मीटर चौड़ा समुद्र के बीचों बीच बना है ये बांध। मात्र 5 वर्षों में इसे पूरा किया गया था। हम जानते हैं कि भारत और नीदरलैंड के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर है और इसे ध्यान में रखते हुए किस तरह से वाटर मैनेजमेंट में नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, इसे लेकर दोनों का सहयोग लंबे समय से जारी है। इस डैम की विशेषताओं के बारे में बताएं तो मिट्टी, पत्थरों और बोल्डर से किया गया है इसका निर्माण। बांध ने खारे समुद्र के प्रवेश द्वार को बंद किया है। मीठे पानी की विशाल झील में इसको बदला गया है। वहीं बाहर से सुरक्षा देता है, ये पूरे शहर को, नॉर्थ सी को से सुरक्षित रखता है। पूरे नीदरलैंड को भीषण समुद्री तूफान को झेलने की क्षमता है। जल प्रबंधन का बेहतरीन मॉडल है ये और इस पर आधारित इसी के ऊपर एक आधुनिक मोटरवे A7 बना है, यानी कनेक्टिविटी के लिहाज से भी। तो इसमें कई ऐसे एक तरह से कह सकते हैं कि आयाम जुड़े हुए हैं इस पूरे डैम से। और अगर इसकी तुलना हम भारत के अपने वाटर मैनेजमेंट और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर करें तो ये जो पूरा डैम है, इसकी अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए भारत में कई ऐसे मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। उत्तरी हॉलैंड और फ्रिसलैंड प्रांतों को भी ये बांध जोड़ता है। बांध पर ब्लू एनर्जी का प्लांट है, समुद्री पानी और झील के पानी से बिजली पैदा करता है। वहीं सौर और पवन ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र रहता है। साफ मौसम में अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है इस बांध को। तो इस विशालकाय बांध को अब से और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री देखने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के ऐतिहासिक दौरे पर हैं और इससे पहले यानी कल शनिवार को भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। द हेग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटन की वार्ता के बाद द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के उनके समकक्ष रॉब जेटन की द हेग में हुई मुलाकात में बड़े फैसले हुए। दोनों देश अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए। पीएम और नीदरलैंड के उनके समकक्ष ने द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। द्विपक्षीय वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद
दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। पीएम ने भारत नीदरलैंड रणनीतिक भागीदारी के फैसले को अहम बताया। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन नमस्ते के साथ किया। उन्होंने भारत के साथ शुरू हुई रणनीतिक साझेदारी को बेहद लाभकारी बताया। Together we can drive ambitious innovation to strengthen both our countries in clean energy, water management, defense, and in high-tech and semiconductor industries. And some of these areas may be new to our bilateral relationship, but our cooperation itself is not. In our long shared history, we've learned that we have a great deal to offer each other. इससे पहले दोनों नेताओं ने सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लिया। पीएम ने भारत की विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए नीदरलैंड की कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। इन 12 वर्षों में कंटिन्यूअस रिफॉर्म से हमने अपना इकोनॉमिक डीएनए ट्रांसफॉर्म किया है। हमारी दिशा स्पष्ट रही है। प्राइवेट सेक्टर को पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी देना और उनके लिए अवसर बढ़ाना। स्पेस, माइनिंग या न्यूक्लियर एनर्जी, हमने हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। हम कंप्लायंसेस लगातार कम कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं। बैठक में शामिल नीदरलैंड की शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री के विजन की सराहना की। उन्होंने पीएम के नेतृत्व में भारत में हुई प्रगति को सराहा। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में नीदरलैंड के पीएम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की प्रशंसा की। Under this strategic partnership, we can invest heavily in high-tech companies, in food security, but also in the maritime industry, and all those pillars are crucial for the future of India. So we stand ready to cooperate with Indian companies, create much more jobs, and strengthen the government-to-government relationship. Prime Minister Modi has a great vision for the future of India, and he understands very well that there is a lot of knowledge and expertise in India, and that we need also more manufacturing within the country. And some of these very big Dutch companies are going to be crucial to create new jobs in the country, to strengthen the ecosystems in India as well, and boost the trade relationships between the European Union and India. नीदरलैंड के नेतृत्व से पीएम की मुलाकात में दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की इबारत लिखी गई। दोनों देशों ने विकास के पथ पर मिलकर आगे बढ़ने को लेकर मजबूत सहमति जाहिर की। सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे को विदेश मंत्रालय ने बेहद सफल और सकारात्मक बताया है। पीएम के दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत और सहभागिता में काफी सकारात्मकता और ऊर्जा देखने को मिली। उन्होंने बताया कि इस दौरे के परिणाम स्वरूप कम से कम 17 महत्वपूर्ण दस्तावेजों और फैसलों पर सहमति बनी है। Great visit and a lot of positivity, a lot of energy in engagement. I could feel it. In terms of outcomes, I am told that at least there are 17 outcome documents and decisions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड दौरे के दौरान व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भी विशेष जोर दिया है। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने बताया कि नीदरलैंड की 16 प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक हुई है। ये कंपनियां खास तौर पर सेमीकंडक्टर्स, समुद्री क्षेत्र, सस्टेनेबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स और मजबूत सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी थी। दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने और साझा विकास के नए अवसर तलाशने पर सहमति जताई। In this business engagement, the topics came upon semiconductors, robotics, AI, research,
maritime ambition. Reliable, modern water infrastructure is coming up. Make in India, supply vessels, long-term economic growth, developing a digital corridor. Between a sea and digital corridor connecting Indian ports with the ports of Netherlands. Agricultural supply chains is another area which was discussed. Green hydrogen. 16 top CEOs of the Netherlands attended, spanning the sectors of various sectors which I mentioned. Particularly wanted to touch upon semiconductors, maritime, sustainability, renewable energy, hydrogen, healthcare, logistics, again, resilient supply chain. These are the issues which was discussed and agreed to. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे को विकास और विरासत दोनों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। जो मजबूत साझेदारी हुई है उसमें रणनीतिक साझेदारी रोड मैप 2026 से 30 पर दोनों ही देशों ने सहमति जताई है। आवाजाही और प्रवासन पर समझौता हुआ है, साथ ही सेमीकंडक्टर पर चोलवंश राजवंश के जो तामपत्र थे उन्हें सौंपा भारत को, साथ ही आवाजाही और प्रवासन पर करार हुआ है दोनों देशों के बीच में। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़ा एमओयू हुआ है जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच में ये एमओयू हुआ है जो बड़ी मदद करने जा रहा है। गुजरात में धरोला में पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित होने जा रहा है जिसको लेकर ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। कल्पसर परियोजना के संबंध में तकनीकी सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच में सहमति हुई है। हरित हाइड्रोजन की, ग्रीन हाइड्रोजन की अगर बात करें, इसके भी सहयोग के विकास को लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए संयुक्त कार्य समूह जॉइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गई है। ऊर्जा क्षेत्र और ऊर्जा रूपांतरण परियोजनाओं पर भी एक करार हुआ है। साथ ही फ्लोरिकल्चर के लिए इंडो डच उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत साफ किया था कि किस तरह से कमल और ऑर्किड की बात उन्होंने की। डेयरी प्रशिक्षण पर इंडो डच उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हुई है। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सहयोग को लेकर सहमति बनी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता को लेकर भी दोनों देशों के बीच में सहमति हुई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर दोनों देशों ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। नालंदा और ब्रोनिंग विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक सहयोग को भी लेकर सहमति बनी है। वहीं लेडन यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरीज और एएसआई के बीच भी एमओयू हुआ है। तो तकरीबन 17 ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिनमें बड़े एमओयूज आपसी आदान प्रदान हुए हैं और सहमति हुई है। इन्हीं तमाम मसलों पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल भी हम जिस तरह से बात कर रहे थे इन समझौतों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ उससे पहले ही कि किस लिहाज से भारत और नीदरलैंड का प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम होने जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर एक बड़ा क्षेत्र है लेकिन इसे मिलाते हुए 17 ऐसे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ है। किस तरह से देखते हैं, फिर हम सेमीकंडक्टर पे भी विस्तार से बात करेंगे। देखिए, ये 17 जो एग्रीमेंट हुए हैं, पहली बात तो ये कहते हैं कि इस विजिट ने हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को बहुत उपाय फॉर्मलाइज किया है जिससे दोनों कंट्रीज में विकास और सुरक्षा दोनों चीज़ें आ गई हैं। और जब विकास और सुरक्षा दोनों चीज़ें आ जाती है, डिफेंस, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, मैरीटाइम का ऑपरेशन, डिजिटल कॉरिडोर की बात की जाती है, तो सारी चीज़ें जो है आयाम खुल जाते हैं। और नीदरलैंड एक विकसित देश है जिससे हम बहुत कुछ ले सकते हैं। और ये जो 17 एग्रीमेंट हुए हैं उसमें जो है हर क्षेत्र में हमने जो है एक साझेदारी करने की कोशिश की है, चाहे वो एआई हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ हो, वाटर हो, एनवायरनमेंट हो, और जितनी भी आयाम है हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। और ग्रीन एनर्जी हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो और कनेक्टिविटी हो, खासकर जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिलेशन ऑफ इंडिया विद यूरोपियन कंट्रीज हो। नीदरलैंड एक जो है गेटवे कहा जाता है यूरोप का, वो 3rd लार्जेस्ट जो है ट्रेड हब है। इस तरीके से हम देखते हैं कि नीदरलैंड से जो हमारे रिलेशन धीरे धीरे चल रहे हैं उसमें बहुत तेज़ी आई है। और इन्वेस्टमेंट के लिए नीदरलैंड हमारे यहाँ तैयार हुआ है इन्वेस्ट करने को। और फिर डायस्पोरा का रोल भी बहुत ज़्यादा उसमें रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हम यूरोप की तरफ जा रहे हैं, अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जियो स्ट्रेटजिक
पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसके जो पोर्ट्स हैं, रोटरडम पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तक हम जो है चाइना और अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड रहते थे, तो वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। उससे ख़त्म होने से ये हो रहा है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में एक अपना वर्चस्व बना रहा है, अपना जो है फुटप्रिंट इंक्रीज कर रहा है। तो इस विजिट को देख के हम ये महसूस करते हैं कि ये आने वाले कल में हमारा बहुत ही क्लोज कॉपरेशन बनेगा। जाकिर हुसैन जी, सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। भारत अपना पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने जा रहा है। ऐसे में इस समझौते को लेकर भविष्य में भी जो पूरा इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर्स को लेकर भारत में एक बनना है और खासकर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पे सबसे ज्यादा जोर है, उसमें आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस समझौते को? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि सेमी कंडक्टर पे अभी हम जो है चाइना और इधर ताइवान के ऊपर जो है डिपेंड करते थे। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं हो रहा था। ताइवान भी डिस्टेबलाइज होने जा रहा है। चाइना से रिलेशन हमारा जैसा है वो है ही है। अमेरिका हमेशा हमारा आर्म्स ट्विस्ट कर रहा है। तो ये सेमी कंडक्टर अगर हम धोलीरा में इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, डिफेंस का है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, तमाम जो नई चीज़ें आ रही हैं जो दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं, कट थ्रोट टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट हो रही हैं, हमारे विकास के लिए हो रही हैं। तो इसलिए ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हुआ है। हम इस पर फोकस करना चाहते थे और नीदरलैंड भी जो है हमारी तरफ आके इसमें हमें कॉपरेट कर रहा है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सेमीकंडक्टर का हम इस तरीके से भी करते हैं कि ये लो एनर्जी कंजम्पशन हाई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कंजम्पशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हमें ऐसे टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे एनर्जी का कंजम्पशन कम हो और कट थ्रोट टेक्नोलॉजी आए। तो सेमीकंडक्टर में हम जो है बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं थे और नीदरलैंड से अगर हम करते हैं तो ये हमारी जो है कट थ्रोट टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एआई है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, तमाम नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब जो है आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इस विजिट का सबसे जो कोर पॉइंट जो था, जो एग्रीमेंट साइन किया, उसमें जो सेमीकंडक्टर जो है टॉप पे। मैं मानता हूं कि अगर इसमें हमने और सारी चीज़ें अचीव कर ली तो ये टॉप की है। जी, जाकिर हुसैन साहब, ASML को दुनिया उसके एडवांस चिप्स के लिए नहीं बल्कि नीदरलैंड की सबसे बड़ी ताकत मानती है और पूरी सप्लाई चेन में डच की भूमिका एक बहुत बड़ी है। ऐसे में भारत जब उसका हिस्सा होने जा रहा है, हम जब स्किल्ड ट्रेनिंग की बात करते हैं और खासकर सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में, तो ये पूरा समझौता जो है किस अलग अलग आयाम में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में भारत को मजबूती देने जा रहा है? हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में जो एक बड़ा समझौता हुआ है, वो पूरी सप्लाई चेन में डच भूमिका, नीदरलैंड का योगदान सिर्फ ASML तक सीमित नहीं रहता है, लेकिन चिप फैब्रिकेशन इक्विपमेंट, प्रिसिशन ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, R&D इकोसिस्टम, हाई एंड इंजीनियरिंग टैलेंट, ये तमाम वो एक तरह से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र से जुड़ी क्षेत्र हैं जिनमें भारत को एक मजबूती मिलेगी। जिस तरह से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत का एक बड़ा समझौता हुआ है ASML और टाटा के साथ, भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आपको बताते हैं कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की योजना भारत की धरोहर में जो है उसे लेकर डिजाइन और चिपलेस मैन्युफैक्चरिंग से एक फुल स्टैक इकोसिस्टम को बनाने में भारत को एक बड़ा पुश मिलेगा इस पूरे MOU के साथ। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स और AI के लिए चिप डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड दौरे के दौरान इस बड़े समझौते के साथ ये एक गेम चेंजर होगा इस क्षेत्र के लिए। भारत को इस समझौते के साथ ही एडवांस सेमीकंडक्टर टूल्स और नो हाउ तक बेहतर पहुंच मिलती है। ASML इकोसिस्टम के साथ ट्रेनिंग और R&D सहयोग बढ़ेगा भारत का सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड दौरा बेहद अहम साबित हुआ है क्योंकि कुल मिलाकर 17 ऐसे बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे जिनमें दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग पर सहमति बनी है।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया ऑनलाइन। डिजिटल था लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया। हाँ यार। लगता है मेरी बारी। हाँ, जा जा देख ले देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। उसे एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना ईएमआई भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। भारत और नीदरलैंड के बीच अहम समझौतों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में भारत और नीदरलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। कुछ महत्वपूर्ण समझौते जो हुए हैं वो भी आपको बताते हैं और इस रणनीतिक साझेदारी का एक रोड मैप तैयार किया गया है 2026 से 2030 तक का। और इसमें कई ऐसे बड़े एक तरह से समझौता ज्ञापन शामिल हैं जो दोनों देशों की प्रगति पर केंद्रित हैं। चोल राजवंश के तामपत्रों की वापसी भी की है। तो इस पूरे दौरे को प्रधानमंत्री के विकास और विरासत की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं जो समझौते हुए हैं उसमें आवाजाही और प्रवासन पर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच में एमओयू हुआ है। ये बेहद महत्वपूर्ण है सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम को, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और मजबूत करने में। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। आप जानते हैं क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी सभी देश इस समय नए सप्लाई चेन्स को लेकर काम कर रहे हैं। उसी दिशा में भारत का नीदरलैंड के साथ इस क्षेत्र में हुआ ये समझौता बेहद अहम है। कल्सर परियोजना के संबंध में तकनीकी सहयोग को लेकर सहमति बनी है। हरित हाइड्रोजन सहयोग को, ग्रीन हाइड्रोजन कोऑपरेशन को लेकर भी, उसके भी विकास को लेकर एक रोड मैप पर सहमति बनी है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई है। ऊर्जा क्षेत्र और ऊर्जा रूपांतरण परियोजनाओं पर भी समझौता हुआ है। फ्लोरिकल्चर के लिए भी इंडो डच उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, इस पर सहमति बनी है। डेयरी प्रशिक्षण पर इंडो डच उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हुई है। कृषि के क्षेत्र में अभी भी भारत और नीदरलैंड कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। किस तरह से एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई किया जाए इसको लेकर भी, और ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिसमें नीदरलैंड की अपनी एक विशेषज्ञता रही है। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग, सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर सहमति बनी है दोनों ही देशों में। और हम जानते हैं कि वाटर, हेल्थ, इन दोनों को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर को लेकर ये दोनों ही देश एक लंबे समय से आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नालंदा और ग्रोनिंग विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक सहयोग को लेकर भी समझौता हुआ है। लेडिन यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरीज और एएसआई के बीच भी महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है। नीदरलैंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी सुधाकर दास। सुधाकर, इस दौरे का आज अंतिम दिन है और अब से और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री यहां से रवाना होंगे स्वीडन के लिए, लेकिन उससे पहले बिग टेकअवेज की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे की तो क्या है? देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यही है कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक जिस तरह से दोनों देश एक ट्रस्टेड पार्टनर हैं, जो दोस्ती है। और देखिए 2017 के बाद, ये 9 साल के बाद ये दौरा हुआ, लेकिन जिस गर्मजोशी से ना सिर्फ यहाँ जो समुदाय है, भारतीय समुदाय, उन्होंने, बल्कि पूरी सरकार ने जिस तरह से स्वागत किया,
बिजनेस कम्युनिटी ने जिस तरह से एक तरह संवाद किया, तो उसको देखकर लगता है कि ये सही मायने में एक नए अध्याय लिखा जा सकेगा भारत न्यूजीलैंड रिश्तों का आने वाले समय में। हर क्षेत्र में चाहे जो ट्रेडिशनल सहयोग के जो क्षेत्र हों, वाटर मैनेजमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इस तरह के क्षेत्र तो हैं ही, लेकिन जो और भी नए क्षेत्र हैं, सेमीकंडक्टर को लेकर सबसे बड़ी अगर कहे तो इस दौरे का जो आउटकम होगा, ASML और टाटा के बीच जो समझौता हुआ है। और हम जानते हैं कि ASML एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया की तमाम बड़ी चिप कंपनियों को वो मशीन मुहैया कराती है, लिथोग्राफिक मशीन, जिससे उस चिप का निर्माण होता है। तो ये अपने में वर्ल्ड लीडर है और इसकी मशीन्स जब भारत में पहुंचेंगी तो एक तरह से सेमीकंडक्टर उद्योग के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हो सकेगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि निश्चित तौर से जो चोला ताम्रपत्र है, जो 11वीं सदी के ताम्रपत्र हैं, उस वक्त चोल साम्राज्य किस तरह था, कितना विकसित था, किस तरह से वहाँ की शासन व्यवस्था थी, संस्कृत तमिल का किस तरह वहाँ इस्तेमाल होता था, और भी बहुत तमाम चीज़ें हैं उसमें। तो वो एक धरोहर, भारत की विरासत, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार पिछले 10-12 वर्षों से भारत की विरासतों को हिंदुस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ी उपलब्धि है। और इसलिए भी है कि इसका रेस्टिट्यूशन हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस पर अब कोई कभी दावेदारी नहीं कर सकेगा। ये पूरी तरह अब भारत को मिल चुका है, भारत लौट चुका है। तो इस बात को इस रूप में समझा जा सकता है। नए क्षेत्रों की बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन को लेकर समझौता हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलकर काम करने की बात है, जो क्लीन एनर्जी में काफ़ी आगे बढ़ने की बात है। हम जानते हैं त्रिपुरा में हॉर्टिकल्चर के लिए, या बेंगलोर में जो कृषि और कृषि प्रसंस्करण से जुड़े क्षेत्र हैं, उसमें भी सहयोग बढ़ाने की बात है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जो यहाँ का स्लॉट डैम है, हम हालांकि माफ़ कीजिएगा मुझे उच्चारण में इसकी मुझे थोड़ी तकलीफ ज़रूर हो रही है, तो वो डैम एक तरह से बाढ़ में जो समुद्री बाढ़ जो आती है उससे नीदरलैंड की रक्षा करता है। 32 किलोमीटर का ये डैम है। तो सिर्फ ये रक्षा नहीं करता है, जल प्रबंधन का एक तरह से दुनिया में एक बेहतरीन नमूना बना है। एक तरफ बाढ़ से सुरक्षा, दूसरी तरफ पेयजल की व्यवस्था, कृषि के लिए जल की व्यवस्था, तो और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको लो टाइड के समय समुद्र में वापस भेजने की व्यवस्था। तो वो तंत्र, और उसके साथ जल प्रबंधन में जो गुजरात में एक प्रोजेक्ट पर काम करने का समझौता हुआ है, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और हम जानते हैं एक एक पहलू प्रधानमंत्री खुद इसको देखने गए हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं पूरी दुनिया में कहीं भी होते हैं, हम जानते हैं कि उसको ज़मीन पर भारत में कैसे उतारा जाए, उसके लिए कैसे प्रयास हो सकते हैं, इसमें उनकी हमेशा कोशिश रहती है। तो एक शॉर्ट विजिट ज़रूर था, लेकिन आउटकम के लिहाज से देखें तो कई बड़े फैसले इस विजिट में हुए हैं। जी बिल्कुल सुधाकर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन भी बने हुए हैं, विदेश नीति विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप किस तरह से देखते हैं, जिक्र किया सुधाकर ने भी कि भारत और नीदरलैंड के बीच में सेमीकंडक्टर्स को लेकर ये जो बड़ा समझौता है, ये सिर्फ समझौता एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित करने तक नहीं है, बल्कि आज की तारीख में भारत और न्यूजीलैंड, माफ करिएगा, नीदरलैंड अगर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक वैकल्पिक सप्लाई चेन के तौर पर भी अगर देखे जाए, जिस तरह से नीदरलैंड की विशेषज्ञता है और इन चिप्स को बनाने और उस मशीन को देने में, और खासकर R&D में एक स्किल्ड ट्रेनिंग तैयार करने के लिए, आपको लगता है कि ये भारत और नीदरलैंड के बीच में एक महत्वपूर्ण सिर्फ इन दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय में और देशों के लिए भी होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आने वाले देश भी इस एग्रीमेंट से फ़ायदा उठाएंगे। इसका कारण यह है कि सिर्फ जो है सेमीकंडक्टर में हम ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। और धोलेरा में जो है ये प्लांट जब इस्टेब्लिश होगा, वहाँ और भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वहाँ हो रहे हैं, तो इंडिया यहाँ पर
साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में अदर छोटी छोटी कंट्रीज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का रोल बढ़ रहा है, सेमीकंडक्टर का रोल बढ़ रहा है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह डिजिटाइजेशन में जिस तरीके से सेमीकंडक्टर का की डिमांड बढ़ रही, तो इंडिया एक बड़ा सप्लाई सेंटर भी बन सकता है। और इसके अंदर पोटेंशियल है क्योंकि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर हैं जो नीदरलैंड में भी जाके काम करते हैं, ताइवान में भी काम करते हैं, अमेरिका में भी काम करते हैं, और साथ ही साथ जो है यूरोपियन कंट्रीज से हमारा बहुत ही क्लोज कनेक्टिविटी होगी आज के वर्ल्ड को देखते हुए, जहां पर टेक्नोलॉजी कोई किसी से शेयर करने को तैयार नहीं है। टेक्नोलॉजी ही पावर बन रही है जिसमें सेमीकंडक्टर वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजीज में आती हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर भारत जो है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में बढ़ता है तो ना केवल इसकी अर्थव्यवस्था ही ग्रो करेगी, मैन पावर, स्किल मैन पावर भी ट्रेंड होंगे, प्राइवेट सेक्टर इसमें आएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, और अदर कंट्रीज भी हमसे कॉपरेशन करने के लिए एमओयू एग्रीमेंट वगैरह साइन करेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा फुटप्रिंट है जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये 2026 से लेकर 2030 के बीच में जो रोड मैप है उसमें सेमीकंडक्टर एक बहुत ही नुमाया रोल अदा कर रहा है। 2026 से 2030 के रोड मैप में जो भारत और नीदरलैंड पहले से ही सुधाकर कई ऐसे बड़े क्षेत्र भी हैं जिस पर काम कर रहा है। एग्रीकल्चर उनमें से है, वाटर मैनेजमेंट है। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री जिस डैम को एक तरह से देखने के लिए जाएंगे वो नीदरलैंड की पूरी वाटर मैनेजमेंट का एक बड़ा उदाहरण है जिसे दुनिया उसको एक तरह से एक बड़े उदाहरण के तौर पर देखती है। तो वाटर मैनेजमेंट और भारत की उन तमाम परिस्थितियों को देख के, चाहे वो कई ऐसे राज्य हैं जहां बाढ़ एक बड़ी समस्या है, स्मार्ट सिटी को लेकर भी, वाटर मैनेजमेंट को लेकर कई ऐसे काम किए जा रहे हैं और उन क्षेत्रों में नीदरलैंड के साथ सहयोग लगातार जारी है। उस लिहाज से भी कितना अहम हो जाएगा प्रधानमंत्री का डैम का निरीक्षण करना और साथ ही साथ जो पिछले जो सहयोग चल रहे हैं उन्हें और आगे बढ़ाने में। देखिए, वाटर मैनेजमेंट को लेकर, जल प्रबंधन को लेकर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साल 2021 में भारत न्यूजीलैंड के बीच हुई थी। जॉइंट कमेटी पहले इसको देखती थी, उसके बाद इसको एलिवेट करके मिनिस्ट्रियल लेवल पर लेकर चले हैं दोनों देश। तो एक सालाना बातचीत लगातार इसको लेकर, और सही कहा आपने ऋतु की, नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट हो, केरल में बाढ़ प्रबंधन को लेकर काम करना हो, या देश के कई शहरों में जो स्मार्ट सिटीज़ में किस तरह से सुचारू पेयजल व्यवस्था और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो सकता है, और उसमें भारत के साथ मिलकर नीदरलैंड काम कर रहा है। तो उस लिहाज से कहे तो ये सहयोग पहले से है, लेकिन अब हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री उस डैम को देखेंगे, 32 किलोमीटर ये लंबा डैम है और किस तरह से समुद्री बाढ़ को वो रोकता है, वो खारे पानी को एक तरह से पीने योग्य किस तरह से वहाँ बनाया जाता है, उसका उपयोग कैसे कृषि में हो रहा है, शहरों तक जल पहुँचाने में उस डैम का किस तरह से उपयोग हो रहा है, और लो टाइड के समय में जो अतिरिक्त जल को समुद्र में भेजा जा सके उसके लिए वहाँ किस तरह की व्यवस्था खड़ी की गई है। तो अपने आप में ये सिर्फ डैम नहीं है, एक आधुनिक तंत्र है। और भारत में हम जानते हैं कई ऐसे इलाके हैं, खासतौर से पूर्वी भारत की बात की जाए तो प्रधानमंत्री लगातार इस बारे में कहते रहे कि बाढ़ प्रबंधन पूर्वी भारत में और बेहतर तरीके से करने की व्यवस्था है। तो उसमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंस की एक बड़ी और अपनी अलग भूमिका हो सकती है। इसके अलावा जो गुजरात है, वहाँ खंभात की खाड़ी में कल्पासार प्रोजेक्ट पर भी भारत और नीदरलैंड मिलकर काम करेंगे, उसमें भी इस तरह की एक व्यवस्था, और डैम के जरिए किस तरह से छोटी छोटी नहरों के सहारे पूरा पानी का प्रबंधन का तंत्र नीदरलैंड में बनाया गया है। और आपको ऋतु इस बात को इस तरह से भी देखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो किस तरह से एक जो पानी की समस्या वहाँ गुजरात के पश्चिमी इलाकों में हुआ करती थी, नर्मदा जल प्रबंधन के जरिए उन्होंने नर्मदा का पानी नहरों के जरिए कैसे गांव-गांव तक पहुंचाया, किस तरह से उस कृषि व्यवस्था वहाँ की सुधरी। तो प्रधानमंत्री का अपना एक्सपीरियंस है, उसमें नीदरलैंड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे इन्वॉल्व करते हुए पूरे भारत के लिए एक बेहतर व्यवस्था जल प्रबंधन में, बाढ़ प्रबंधन में,
पेयजल व्यवस्था में, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में किया जा सकता है। तो मुझे लगता है इस पर पीएम मोदी की बहुत ज़्यादा नज़र रहेगी। एक और दूसरा पहलू आप इस चीज़ का ये भी कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है जल प्रबंधन से जुड़ी हुई या क्लीन एनर्जी से जुड़ी हुई, उसमें कैसे, क्योंकि इस बांध अगर बनेगा तो बांध की उपयोगिता ऊर्जा के लिए भी हो सकती है। नीदरलैंड में विंड मिल्स की एक बहुतायत है। सोलर पावर में हम जरूर आज कह सकते हैं कि दुनिया में भारत एक अपनी लीडरशिप की छाप छोड़ रहा है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के जो और सोर्सेस हैं उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, उस पर भी प्रधानमंत्री की नज़र है। हमने देखा कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर उसको लेकर भी भारत और नीदरलैंड के बीच समझौता हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में आज की डेट में अगर बात की जाए ऋतु, तो भारत सबसे सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला देश बन गया है। लेकिन इसका एक व्यापक पैमाने पर कैसे उत्पादन हो सकता है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल है उससे कैसे ग्रीन हाइड्रोजन पैदा हो, कैसे इसको कमर्शियली वायबल बनाया जा सके, उसका एक तरह से भारत को एक्सपोर्ट हब ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में कैसे बनाया जा सके। नीदरलैंड में इस बात को लेकर काफ़ी काम हुआ है। भारत के पास भी अपने आप में एक्सपर्टाइज है, तो अगर दोनों देश साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी दिशा में ये साझेदारी जा सकती है। जाहिर तौर पर ऋतु, व्यापार एक बहुत बड़ा पहलू है इस पूरे दौरे का। हम बात करें नीदरलैंड की, अगर बात करें तो बहुत कम चर्चा होती है। नीदरलैंड भारत के टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में से है। यूएई के बाद तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा भारतीय निर्यात होता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है। भारत में चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर नीदरलैंड है। 2000 से 2025 तक की बात की जाए तो करीब $55 बिलियन का निवेश नीदरलैंड से भारत में आया, और इसमें से 70% निवेश साल 2015 के बाद आया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद, नेतृत्व संभालने के बाद किस तरह से रिश्तों में मजबूती आई है, व्यापारिक रिश्तों में मजबूती आई है। यहाँ का जो रॉटरडम पोर्ट है वो एक आप कह सकते हैं कि दुनिया में जो पोर्ट को लेकर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसका एक बहुत सर्वोत्तम उदाहरण है। रॉटरडम पोर्ट को एक तरह से यूरोप का गेटवे माना जाता है, और हाल ही में हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। तो एक रास्ता भारत के निर्यातकों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, ना सिर्फ नीदरलैंड के कई नए क्षेत्रों में प्रवेश का रास्ता खुला है, बल्कि एक तरह से पूरे यूरोप का गेटवे यहाँ से खुलता है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि व्यापार के मायने से भी ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमने देखा कि करीब 1.5 दर्जन CEOs जो यहाँ की बड़ी कंपनियों के थे, इसमें पोर्ट से रिलेटेड बात हो, एग्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात हो, हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ हो, टेलीकॉम हो, इस तरह की तमाम कंपनीज़ के CEOs आए थे और काफ़ी गहरा मंथन हुआ था। और सब लोगों ने कहा कि भारत में आज जो व्यापार के अवसर बने हैं, जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, तो उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है भारत में निवेश करने को लेकर, R&D को लेकर, इनोवेशन को लेकर। तो कई भविष्य में और बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर वो जा सकते हैं। तो एक बड़ी कामयाबी है, और निश्चित तौर पर ये एक कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की विकास यात्रा का जरिया बन रहा है। और जो विकसित भारत का एक एम लेकर, एक संदेश लेकर प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं, तो उसमें इस दौरे की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी आने वाले समय में। जी सुधाकर, बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से आपने इस पूरे दौरे में जो तमाम समझौते हुए हैं उनको लेकर और समग्रता से किस तरह से विकसित भारत को एजेंडे में रखते हुए प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड के साथ जो समझौते हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में भारत को नई प्रगति देंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक ऐसे समय प्रधानमंत्री का यूरोप के इन 4 देशों का दौरा हो रहा है जिसमें नीदरलैंड से हम ये मान सकते हैं कि कुछ बड़े ऐसे क्षेत्र रहे जो भविष्य
भविष्य के क्षेत्र विकास के होने जा रहे हैं, प्रगति के होने जा रहे हैं देशों के, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, ग्रीन एनर्जी हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, ये तमाम वो क्षेत्र हैं। आप किस तरह से दोनों ही देशों के समझौतों को बड़े यूरोप के एक गेटवे के तौर पे नीदरलैंड के साथ ही ईयू के साथ जो भारत का एफटीए हुए हैं, उसके बाद यूरोप को लेकर भारत की एक बदलती विदेश नीति को देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विजिट रही है, खासकर जब बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये अपनी अपनी कंडीशन लेके हमारे साथ जो है एग्रीमेंट कर रहे थे। और नीदरलैंड, स्वीडन, इटली से जो हम विजिट कर रहे हैं, तो ये हम जो है उन पोटेंशियल कंट्रीज के साथ जो है हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर रहे हैं, और एक बायलेटरल और पर्सनल रिलेशन जो इस्टेब्लिश करके जो दोनों कंट्रीज, क्योंकि ये छोटी कंट्रीज हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी कम, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हैं, और मैन पावर भी इनका जो है बहुत स्किल्ड है, और वो इंडिया की तरफ एज ए बिग मार्केट की तरफ देख रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं चाइना की तरह जो है एग्रेसिव मार्केटिंग करें या इंडस्ट्रियलाइजेशन करके चीप इंडस्ट्रियल गुड्स वहाँ पे डंप करें, तो वो इंडिया को एज ए अल्टरनेटिव टू चाइना देखते हैं। तो ये विजिट प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे टाइम पे जो ये विजिट किया है, तो उससे लोगों को, और यूरोप जो है एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, उसको एक अच्छा पार्टनर, रिलायबल पार्टनर, बड़ी मार्केट, भारत जैसी बड़ी मार्केट और बड़ा कंट्री चाहिए, तो इकोनॉमी चाहिए। तो ये विजिट जो है, ये सारी जो है रोड मैप्स को क्लियर करके आगे बढ़ रही है, और ये 2026 से लेके 2030 जो 4 साल का जो हमने स्ट्रेटजिक रोड मैप जो तैयार किया, उस पर डिस्कशन चल रहा है। वो सारे इश्यूज को कहाँ तक बताया जाए, कितनी ज़्यादा जो है एक छोटी सी विजिट में इतना ज़्यादा शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी प्लानिंग करके ये विजिट की गई है। हमारा जो है जहाँ जहाँ भी हम डिपेंड थे किसी भी कंट्रीज पे, वहाँ पे नीदरलैंड में आएगा, और ये नीदरलैंड जो है बहुत पहले से भी रिलेशन है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो 11वीं सेंचुरी की जो प्लेग चोला डायनेस्टी की वापस कर रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये हमसे जो है कल्चरली और एक ट्रस्टवर्दी रिलेशन बनाना चाहते हैं। नहीं तो इंग्लैंड में तो हमारे सारे जो है धरोहर चोरी करके रखे हुए हैं, इतनी विजिट हुई, कभी उसने इस तरीके से देने की कोशिश नहीं की है, और भी कंट्रीज बहुत से रखे हुए हैं। तो नीदरलैंड ने ये एक ऐसा कदम बढ़ाया है जिससे हमें ये लगता है कि अब हमारे रिलेशन ट्रस्टवर्दी, बहुत ही विश्वसनीय कदम की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये दुनिया को देखते हुए कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, हमारे ऊपर किसी का प्रभाव ना पड़े। सेमीकंडक्टर में जो हम करने जा रहे हैं, उससे हमें फ़ोन प्रोडक्शन होगा, डिफेंस होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा, साइबर सिक्योरिटी में होगा। तो एक इंडिपेंडेंट जो है एक पैरेलल रिलेशन बन रहा है। तो ये विजिट मेरे ख्याल से इस चारों जो देश में विजिट कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिलेशन के थ्रू इम्पॉर्टेंट रहा है। यूएई वाला जो है एनर्जी के थ्रू जो है बहुत इम्पॉर्टेंट था, और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू है। अब देखते हैं कि 2 और 3 और विजिट में क्या क्या जो है प्राइम मिनिस्टर इस देश को देते हैं, ये देखने वाली बात है। जी सुधाकर, खासकर आज के वैश्विक संकट के इस दौर में, जहां तमाम देश बाधित होती सप्लाई चेन्स को लेकर चिंतित हैं और उसके एक तरह से उसका विकल्प ढूंढने की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में नीदरलैंड जहां 55 अरब डॉलर के निवेश के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है, प्रधानमंत्री ने कल नीदरलैंड की सीईओज के साथ एक बड़ी बैठक भी की है। प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भारत में जो तमाम एक तरह से व्यापार को सुगमता देने के लिए कई बड़े कदम उठाए, उसका जिक्र करते रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत क्या और ज़्यादा निवेश की उम्मीद कर रहा है? किस तरह का माहौल आपको भी दिखा 2 दिन में नीदरलैंड में? बिल्कुल, देखिए जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई है ऋतु, उसमें व्यापार की एक बहुत अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री जब उनकी मुलाकात शाही परिवार के साथ हुई थी, तो उस दौरान भी जो बिजनेस कम्युनिटी के कई लीडर्स वहाँ मौजूद थे। इनफॉर्मल बातचीत उनके साथ हुई थी। जब उनकी सीईओज के साथ बैठक हुई थी, वो बैठक भले ही कुछ समय के लिए थी, लेकिन वो बैठक अपने तय समय से कम 2 गुना समय तक वो बैठक चली। तो एक एक जो सीईओ, उनकी बात प्रधानमंत्री ने सुनी और अपनी तरफ से बात रखी, और उन्होंने कहा कि वो एक सीधे संवाद में विश्वास करते हैं। और भारत ने बीते 10-12 वर्षों में
जो पेपर वर्क घटाने के लिए, जो लाइसेंस जैसी प्रथाओं को ख़त्म करने के लिए, जो कंप्लायंस कम करने के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, तो आज एक सुदृढ़ व्यवस्था भारत में हम जानते हैं कि गिफ्ट सिटी हो, इस तरह के जो जगह हैं, जो एक फास्ट ट्रैक अप्रूवल की जो बात हो, नीदरलैंड के साथ अभी अक्टूबर 2025 में एक तरह का एक मैकेनिज़्म भी बनाया गया, जो गवर्नमेंट के स्तर पर बैठकर भारत और नीदरलैंड दोनों देखेंगे कि एक दूसरे के यहाँ निवेश की जो संभावनाएं हैं वो कैसे बढ़ सकती है, या किसी को अड़चन आ रही है तो उसको जल्द से जल्द कैसे दूर किया जा सकता है। तो एक फोकस्ड तरीके से इस पर काम हो, इसके लिए ये संदेश सिर्फ प्रधानमंत्री ने भारत में मौजूद अधिकारियों को ही नहीं दिया है, उस पूरी व्यवस्था को ही नहीं दिया है, बल्कि सीईओज़ को भी कहा कि वो ओपन हैं, वो अप्रोचेबल हैं। इस तरह से अगर काम को आगे बढ़ाया जाता तो मुझे लगता है कि इससे एक नया रास्ता जरूर खुलता। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जिस तरह से चीन के अलावा भी लोग, हमने कोविड का समय देखा, और कोविड में किस तरह से भारत ने अपने संसाधनों लिमिटेड उस वक्त ज़रूर था जब कोविड का संकट आया था, लेकिन किस तरह से उसको रैंप अप करके हमने पूरी दुनिया तक तमाम चीज़ें पहुंचाई, जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं भी थी। सबसे बड़ा उदाहरण जो वैक्सीन का था, जो साउथ के कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन की बात होती है, उन तमाम देशों पर जिनकी नज़र नहीं थी, भारत ने वहाँ तक मदद पहुँचाने की कोशिश की। 150 से ज़्यादा देशों को जो फार्मास्यूटिकल्स है, दवाइयों की ज़रूरत थी, वो उपलब्ध कराए। तो भारत में वो क्षमता है, वो क्षमता कोविड के दौरान दिख गई थी। तो अब जो सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, ये हर क्षेत्र में, चाहे वो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हो या हाई एंड वाले सेक्टर्स हो, हाई टेक वाले सेक्टर्स हो, अब भारत में वो क्षमता है कि एक ट्रस्टेड पार्टनर के साथ यहाँ एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन बनाया जा सकता है। और जो दुनिया में जो गुत्थियाँ हैं, जो संघर्ष है, भारत उसमें भारत की उस तरह की भागीदारी नहीं रहती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे, एक लोकतांत्रिक। जी सुधाकर, यही कारण है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के दौर में दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो समझौते हो रहे हैं और जिस तरह से व्यापार सुगमता होगी, ये बड़े संदेश देगी उन ताकतों को और जो मौजूदा आर्थिक चुनौतियां विश्व में अभी दिखाई दे रही हैं उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने चोल राजवंश के बहुत कीमती और ऐतिहासिक ताम्रपत्र, तांबे की प्लेट्स भारत को वापस सौंप दिए हैं। बता दें कि इसे औपनिवेशिक दौर में विदेश ले जाई गई थी। भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। चोल काल की इन दुर्लभ तांबे की प्लेटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत को लौटाया गया। ये चोल राजवंश से जुड़े सबसे अहम ऐतिहासिक अभिलेखों में शामिल है। ये तांबे की प्लेटें 100 साल से ज़्यादा समय तक डच प्रशासन के पास रहीं और लाइडन विश्वविद्यालय में सुरक्षित रखी गई थी। इन ऐतिहासिक धरोहरों की वापसी भारत सरकार, डच सरकार और लाइडन विश्वविद्यालय के बीच कई वर्षों तक चली बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के बाद संभव हो सकी। It's one of the prime nations, one of the most important nations worldwide today. Establishing strong relations of friendship and of trust between the Netherlands and India is extremely important. And seeing that this contribution, this restitution, has such an important value to Prime Minister Modi simply underlines how important he also thinks this strengthening of ties of friendship is. So it is very much welcomed by us, and we see it as a very, very important signal. I think it is very significant. We think the relationship with India is an important one, and that we also want to show respect to the people of India by returning these two objects that have been taken in the 17th century.
And so by making a restitution of that, we hope that also the ties between the Indian population and the Netherlands will become closer, and that also we can collaborate doing further research with the objects that are here. और डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, चोल वंश के इन तामपत्रों को वापस करना एक तरह से दोनों देशों के बीच के जो राजनयिक और आर्थिक संबंध हैं उन्हें एक नया भावनात्मक एक तरह से एक मोड़ देना है दोनों देशों के संबंधों को। जी, ये ट्रस्ट का फैक्टर आ गया है, विश्वास का आ गया है कि भाई हम आपकी धरोहर को रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने ले जा सकते हैं। और पीपुल टू पीपुल रिलेशन को बहुत ही डीपेन कर रहा है। और जो डच के जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि वो रिसर्च में बहुत काम करेगा कि दो कंट्रीज के सांस्कृतिक और धरोहर में जो हमारा रिसर्च चलेगा, इससे हमारे रिश्ते नज़दीक में आएगा। अगर हम वही कह रहे थे कि अगर हम ब्रिटेन को देखें तो कम से कम हम आधे दर्जन विजिट कर चुके हैं एक दूसरे के यहाँ, लेकिन कभी भी इस तरीके की चीज़ें जो है नहीं वापस किया ब्रिटेन ने, जो हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो ब्रिटेन जो है हमसे एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है, पास्ट में जो है रिलेशन को इम्प्रूव करके प्रेजेंट और फ्यूचर में एक अच्छे जो है प्रगढ़ जो है संबंध है, और जिसका इम्पैक्ट हमारा जो है इकोनॉमी में पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के पड़ेगा, वर्ल्ड में एक जो है फ्रेंडशिप के बारे में पड़ेगा। और ख़ासकर जो है नीदरलैंड जो है इंडिया को इंडो पैसिफिक में एक पार्टनर चाहता है, स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप चाहता है, साउथ एशिया में एक बड़ा फुटप्रिंट रहेगा। तो ये कल्चरल जो इंगेजमेंट्स हो रहा है दोनों कंट्रीज़ का, तो ये तामपत्र एक सिंबॉलिक जो है रिलेशन को बहुत ही स्ट्रेंथन करेगा। ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। जी, अब जाकिर हुसैन साहब, भारत जिस तरह से प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा में यूएई के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते और खासकर ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि में बहुत बड़े समझौते हुए, वहीं अब नीदरलैंड प्रधानमंत्री की इस यात्रा में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण समझौते हुए। क्या आपको लगता है कि मौजूदा दौर में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं उसमें एक आर्थिक खुलेपन और नियम आधारित एक तरह से व्यापार के माहौल को और ज़्यादा प्रोत्साहित करता हुआ है भारत का तमाम इन देशों के साथ जो समझौते हो रहे हैं, चाहे आप तमाम एफटीओ को देख लें जो विभिन्न देशों के साथ हुए हैं, क्योंकि ये समय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम देख रहे हैं अमेरिका को, हम देख रहे हैं चीन को, जिस तरह से व्यापार को लेकर एक तरह से एक टसल रहती है अन्य देशों के साथ। देखिए, हम हमेशा ऑर्डर बेस्ड और रूल बेस्ड सिस्टम को लेके चलते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, रूल ऑफ लॉ है, इंग्लिश है, एजुकेटेड मिडिल क्लास है, स्किल्ड वर्कर्स हैं। तो अगर हम रूल बेस्ड ऑर्डर को लेके चलते हैं तो दुनिया में वो सारी कंट्रीज हमारे साथ जुड़ने को तैयार रहती हैं और जुड़ी भी हैं। तो अगर ये इसी चीज़ की कमी की वजह से आज प्रॉब्लम हो गई है कि हुर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है, इंडो पैसिफिक पे चाइना अपनी दावेदारी ठोके हुए है। कल जो है और भी वाटर वेज में जो है कंट्रीज जो है ब्लैक सी में जो है यूक्रेन और रशिया में जो है वो लॉजिस्टिक का डिस्ट्रप्शन हो गया है। और चाइना जिस तरीके से अपना जो है पोर्ट का एक्सपेंशन कर रहा है, अगर वहाँ पर भी अपनी सारी जो है अपनी मनमानी रूल बनाएगा, BRI बनाएगा, तो दुनिया का तो कोई ग्लोबलाइजेशन या दुनिया का जो एक दूसरे से लेन देन ही ख़त्म हो जाएगा, कुछ ही कंट्रीज डोमिनेट करेंगी। तो भारत ही एक ऐसा कंट्री आ रहा है कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर ला रहा है और अपने साथ मिला के चलने की कोशिश कर रहा है। इसके फ़ायदे ये होगा कि ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्टोर होगी। भारत जो है चाइना प्लस तरीके से एक अल्टरनेटिव दुनिया को देगा, एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह, जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब की जो मेक इंडिया पॉलिसी के तहत हो रहा है, उससे दुनिया को जो है अल्टरनेटिव गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई मिलेगी। तीसरा जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी, और वर्ल्ड के जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमने उसमें भी ट्रस्ट शो किया है। आज जो है यूनाइटेड नेशन कमज़ोर किसकी वजह से हुआ है? अमेरिका की वजह से हुआ है, चाइना की वजह से हुआ है, रशिया की वजह से हुआ है। कोई भी उसको मानने को तैयार नहीं है। भारत जो है उसकी इसी के तहत दुनिया चल सकती है, नहीं तो एनार्की फैल जाएगी। और मल्टीपोलर के लिए ये ऑर्डर बेस्ड सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमर्जिंग इकोनॉमी में भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इमर्ज हुआ है, पावर इमर्ज हुआ है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर की जो डिटर्मिनेशन सामने आई है। अभी आप मिडिल ईस्ट में देख लीजिए कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जानते हैं कि देश का हित कहाँ है, कैसे करना है, उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और इस क्राइसिस के दौर में जब ट्रंप जो है चाइना जाके उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता है, और भारत जाके नीदरलैंड में एक अच्छा सफल जो है एग्रीमेंट करता है, विजिट होती है, फ्यूचर डिटरमिन किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, पीपल टू पीपल रिलेशन बनते हैं,
और पास में जो गलतियां हुई हैं उसको इम्प्रूव कर रहा है, तो भारत की तरफ ही लोग आएंगे। यही वर्ल्ड ऑर्डर है। ये जो है क्राइसिस का पीरियड है, ट्रांजिशन का पीरियड है, इसका जवाब जो है रूल बेस्ड ऑर्डर ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जाकिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा पर विस्तार से बात करने के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।